नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी पुरानी है। ये कहानी हमें शेयर किए हैं, उनका नाम शिवराम है। शिवराम जी बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन अब नोएडा उत्तर प्रदेश में शिफ्ट हो चुके हैं और यहीं पर रहते हैं। ये बताते हैं कि इनकी जो कहानी है इनकी दादाजी की है। इनकी दादाजी का नाम था रघुबीर और उनके साथ में उनका एक दोस्त था जिसका नाम था परशुराम। ये दो लोग की कहानी है, लेकिन है पुरानी। तो क्या है इस कहानी में, क्या हुआ था उनके साथ में, ये सब जानने के लिए चलते हैं इनकी इस घटना में, कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे करके दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम शिवराम है। मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में रहता हूँ। पीछे मैं बिहार का रहने वाला हूँ। ये घटना कहानी मेरे दादाजी के साथ में घटी थी जब वो जवान थे और वो बैलगाड़ी चलाने का काम करते थे। बैलगाड़ी से वो अपना बिजनेस करते थे। मेरे दादाजी के घर में एक किराने की दुकान थी और हमारी दादी जी उस दुकान को चलाया करती थी। और दादाजी गांव-गांव कुछ बिजनेस करने जाते थे। इधर से गेहूं लेके जाते थे दक्षिण की साइड में और उधर से चावल लेके आते थे। और इसमें उनका एक दोस्त भी था, उसके पास भी बैलगाड़ी थी, लेकिन दादाजी ने उसको किराए पर ले रखा था महीने पर। अब दोनों लोग अपने गांव के साइड से गेहूं लोड करके जाते और जब वो लौटते थे 2-3 दिन 4 दिन पर, तो उधर से चावल ले करके आते थे, चावल की बोरी भर करके। और इस काम में दादाजी को आमदनी होती थी, खर्चा मज़े से निकलता था। और दादी तो हमारी दुकान चला ही लेती थी, तो कोई दिक्कत था ही नहीं। अब ये घटना की शुरुआत हुई थी जब दादाजी गेहूं लोड करके और दूसरे शहर की तरफ चले थे। वो अपने दोस्त के साथ थे जिसका नाम था परशुराम। दोनों जने काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए थे। गेहूं ले जाते थे और उधर से गेहूं को उस मार्केट में बेचते थे और फिर उधर से चावल ले आते थे और फिर इधर की साइड में बेच देते थे। अब गेहूं लेकर के निकल चुके थे गांव से लोग, और घर से जब निकल रहे थे तो अब शुकन होने लगा था। दादी जी रोक रही थी कि आप आज मत जाइए, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन दादाजी इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे और कहने लगे, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हर दिन शुभ होता है। और फिर दादी जी को बात को अनदेखी करते हुए चल पड़े थे, क्योंकि दादाजी जब घर से निकल रहे थे उसी टाइम में काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया था और तभी दादी जी डर गई थी। और दादा को समझाने के भरपूर प्रयास किया, लेकिन दादाजी जिद्दी थे। वो दादी जी को चुप करा दिए कि नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होता, हम नहीं मानते इसको। दादाजी पहलवान सरीखा थे, धाकड़ भी थे, मजबूत भी थे, तो डरना तो उन्होंने कभी सीखा ही नहीं था। और उनका दोस्त जो परशुराम था वो उनसे भी तगड़ा था, दादाजी से भी तगड़ा था, लंबाई भी दादाजी से ज़्यादा थी। और वो तो दादाजी का भी उस्ताद था, वो तो किसी से डरता ही नहीं था। हालांकि उसकी परशुराम जी की अभी शादी नहीं हुई थी। हाँ, रिश्ते वगैरह के बात जी जरूर चल रहा था, लेकिन अभी बात बनी नहीं थी।
अब ये दोनों दोस्त चल पड़े थे तिजारत करने, गेहूं लोड करके दक्षिण की दिशा में अपना गाड़ी लेकर के चल पड़े और उस शहर में, उस गांव में पहुंच गए थे जहां वो गेहूं की बिक्री करते थे। गेहूं बिक गया और उधर से चावल की बोरी लेकर के गाड़ी पर लोड किए और अपने गांव की साइड में चल पड़े थे। जब अपने गांव से लगभग 5-7 किलोमीटर की दूरी पर रह गया था तो रात हो चुकी थी और जो बैल थे दोनों गाड़ी के थक चुके थे, प्यासा भी थे। अब वो चलना नहीं चाहते थे। उसी बीच में सुनसान रास्ता था जिस पर दादाजी और परशुराम जी चल रहे थे और उन्हीं बीच में एक कुआं था। कुआं बहुत पुराना था। अब किसने कुआं को बनवाया था, उसकी इतिहास क्या थी, गांव के लोग कोई नहीं बता सकता था। लेकिन दबी जुबान में लोग कहते थे कि इस कुआं के पास में पूर्णमासी को, अमावस की रात को कोई औरत दिखाई देती है और वो बहुत रोती है। ऐसी अफवाह थी उसके बारे में। लेकिन दादाजी इन अफवाहों से बहुत दूर रहते थे। वो भूत प्रेत को तो मानते ही नहीं थे और वही हाल था उनके दोस्त परशुराम जी का। वो भी नहीं मानते थे। अब बैल तो थक चुके थे, एक कदम चलना नहीं चाहते थे। अब दादाजी ने सोचा कि चलो कुआं तो आ ही गया है और यहाँ पर थोड़ा आराम कर लिया जाए। अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है। एक्चुअल में रात का आधी रात होने जा रहा था। चांदनी रात थी, पूर्णमासी की रात थी, तो उनको रास्ता सब दिखाई दे रहा था। इसलिए वो चाह रहे थे कि जल्दी से जल्द अपना घर पहुंच जाए। लेकिन अब बैल बिल्कुल दोनों गाड़ी का थक चुके थे, प्यासा भी थे, तो रोकना पड़ा। अब गाड़ी रोका गया और उस कुएं पर एक बाल्टी और डोर हमेशा रहता था ताकि कोई राहगीर प्यासा ना रहे। उस कुएं से बाल्टी से पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा सके। और वही दादाजी अब कुएं के पास चले गए थे और बाल्टी से पानी निकाल करके बैलों को देने लगे, उनके प्यास बुझाने लगे और खुद उन्होंने भी पानी को पिया। अब ठंडा ठंडा कुएं का पानी था, गर्मी के दिनों में बहुत अच्छा लग रहा था। अब प्यास तो बुझ गई थी और फिर उनको भूख लगी थी। उनके पास में रेडीमेड खाना उन्होंने ले रखा था और वो दोनों जनों ने खाना खाया। और फिर खाना खाने के बाद में बैल तो आराम कर रहे थे और वो भी लोग अपने बैलगाड़ी के पास में गमछा चादर बिछा करके और थोड़ा आराम करने लगे। अब आराम करते करते नींद दोनों को आ चुकी थी। अब आधी रात से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और जब नींद खुली परशुराम जी की तो उनको किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई दी। परशुराम जी उठ करके बैठ गए। उन्होंने देखा कि मेरे दादाजी तो अभी सो रहे हैं, तो उनको उठाना सही नहीं समझे। लेकिन औरत कौन रो रही है इस रात को? और जब उन्होंने देखा तो कुएं के मुंडेर पर एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई दिखाई दी और वही रो रही थी। परशुराम जी उठ करके खड़े हो गए और कुछ देर तो खड़ा होकर के वो देखते रहे कि आखिर इतनी रात में, जबकि आसपास में 5-6 किलोमीटर की दूरी पर कोई गांव नहीं है, तो ये औरत कहाँ से आई? इस कुएं पर मुंडेर पर बैठी क्यों रो रही है? क्या हुआ इसके साथ में? परशुराम जी दिल के बड़े नेक थे, छल कपट तो वो जानते ही नहीं थे। कहा जाए साफ शब्दों में तो बिल्कुल सच्चे इंसान थे। अब वो चल पड़े उस कुएं के मुंडेर की तरफ में जहां औरत रो रही थी, ताकि वो पता कर सके कि इस औरत के ऊपर में क्या दुख तकलीफ आई पड़ी है
कि औरत इतने जार जार से रो रही है, जोर जोर से रो रही है। अब वो पहुंच गए थे मुंडेर के पास में। हालांकि दादाजी अभी सो रहे थे। वो सोने में बहुत मास्टर थे। अब एक बार उनको नींद लग जाए तो जल्दी उठा नहीं करते थे। अब परशुराम जी तो कुएं के मुंडेर पर पहुंच गए थे और उस औरत को पहले तो उन्होंने देखना शुरू किया, पहचानना शुरू किया कि कहीं आसपास की औरत होगी, हमारे कहीं गांव का भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ से जो परशुराम जी का, मेरे दादाजी का गांव था 5-6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हो सकता है कि हमारे गांव की भी औरत हो, क्योंकि ये कच्चा रास्ता था जो 2-3 गांवों को जोड़ता था। जब नज़दीक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत अपने घुटनों में अपना सर छुपा करके, चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था, वो चेहरे को छिपाए और जोर जोर से रोई जा रही थी। अब परशुराम जी काफी देर तक उसको देखते रहे और फिर उन्होंने पूछ लिया कि अरे बहन, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? तुम हो कौन और इस आधी रात के वक्त में इस जगह पर, इस कुएं पर क्या कर रही हो? लेकिन वो औरत अपना चेहरा नहीं उठाया। वो अपना वैसे ही घुटने के सर छिपा करके और रोई जा रही थी। कुछ देर तक इंतजार करते रहे परशुराम जी, लेकिन वो औरत अपना चेहरा नहीं उठाया। ना परशुराम जी से उसने बात करने का कोशिश भी किया। फिर परशुराम जी ने 1-2 बार और उसको बुलाया, बोला कि अरे बहन, तुम हो कौन? कम से कम अपना नाम पता तो बताओ, और क्या हुआ है तुम्हारे साथ में जो इतनी जोर जोर से इस जगह पर बैठ कर के रो रही हो, वो भी आधी रात के वक्त में। इस बार भी उस औरत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे पहले रो रही थी अपना चेहरा छुपाए हुए, अभी भी वैसे ही रो रही थी। अब परशुराम जी, थोड़ा पुराने जमाने के लोग ऐसे ही होते थे, जल्दी से किसी औरत की तरफ देखते भी नहीं थे, ना हाथ लगाने के तो कभी हिम्मत भी नहीं करते थे। लेकिन जब 3-4 बार बोल चुके, वो औरत उनकी बात को सुन नहीं रही थी, तो परशुराम जी को लगा कि क्यों ना इसको कंधे पर टच किया जाए, ताकि ऐसे एहसास हो कि कोई उसके पास में खड़ा है। ऐसे तो ये सुन नहीं रही है। और यही बड़ी गलती परशुराम जी ने उस रात को कर लिया था। वो तो बहन बहन करके पुकार रहे थे उसको, लेकिन बहन तो सुन नहीं रही थी। और फिर उस परशुराम जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, बहन तुम कौन हो, बताती क्यों नहीं हो? और जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, वो औरत जो घुटने में अपना सर छिपा करके बैठी हुई थी और रो रही थी, अचानक अपना चेहरा ऊपर उठाया। परशुराम जी उसकी सकल सूरत, सुंदरता देख करके चौंक गए थे। इतनी सुंदर थी वो औरत, परशुराम जी देखते ही रह गए थे। चांदनी रात थी, हर चीज स्पष्ट दिख रहा था। और वो औरत अब परशुराम जी को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे। अब फिर परशुराम जी उसकी शक्ल की तरफ देखते हुए कहने लगे, अरे आप हो कौन? इस वक्त इस कुएं पर बैठी हुई क्या कर रही हो? आप क्यों रो रही हो? क्या हुआ आपके साथ में? आप हमें बताओ। क्या आपके साथ में कुछ बदमाशी हुई है, कोई बात हुई है तो भी बताओ। परशुराम जी तो पहलवान सरीखा थे ही, वो तो दादाजी से भी लंबे चौड़े थे और वो गुस्से में आ चुके थे। वो औरत जो बैठी हुई थी अब उठ करके खड़ी हो गई और परशुराम जी की तरफ देखने लगी। अब उसकी जो रुलाई थी रुक गई थी। वो परशुराम जी की आंखों में देखती जा रही थी। अब फिर जैसे लगा कि परशुराम जी अपना होश खोते जा रहे हो। बिल्कुल अब उनको लग रहा था कि वो उस औरत के बस में होते जा रहे हैं।
सब कुछ अब परशुराम जी भूल चुके थे। बस कुछ भी उनको याद नहीं था कि वो कौन है और इस जगह पर क्यों आए हैं। कुछ भी नहीं उनको होश था। उस औरत ने परशुराम जी की आंखों में देखते हुए और उनको अपने काबू में कर लिया था। अब वो औरत परशुराम जी का हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ करके और वो कुएं के पास जो मंडेर था उस पर ले जाने लगी। उसका इरादा उस कुएं में परशुराम जी को धकेलना था, धकेल करके मारना था और अपने लक्ष्य में कामयाब हो पाती और उससे पहले दादाजी की नींद खुल गई थी। और दादाजी जब देखे कि परशुराम पास में नहीं है और फिर वो मुंडेर पर परशुराम जी देख गए और वो माजरा समझ गए और दौड़ते हुए वहां पर पहुंच गए थे। परशुराम जी तो अपने होश में नहीं थे। वो चुड़ैल उनका हाथ पकड़ करके अब बस कुएं में कूदने वाली थी, अपने आप भी कूद रही थी और परशुराम जी को भी लेकर के कुएं में कूद रही थी। और उसी वक्त में दादाजी परशुराम जी का हाथ पकड़ लिए और चिल्लाते हुए बोले, परशुराम ये क्या कर रहा तू? ये कुएं में तू क्यों कूद रहा है इस औरत के चक्कर में? कौन है ये औरत? अब इतनी बात जब दादाजी बोले, वो औरत परशुराम जी को तो छोड़ दिया। अब परशुराम जी एकदम भरभरा करके जमीन पर गिर गए। आप अपना होश पहले ही खोए थे, अब बिल्कुल जैसे बेहोश पड़े हो जमीन पर। अब वो औरत, सुंदर औरत दादाजी के पास आ गई और उनसे कहने लगी कि तू कौन होता है हमारे बीच में आने का? ये मेरा शिकार है, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। तू अपनी भलाई चाहता है तो यहां से भाग जा, नहीं तो तेरा भी नंबर आ जाएगा। तू भाग जा यहां से, इसकी परवाह तू मत कर, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। अब दादाजी को सब कुछ खेल समझ में आ गया था कि वो जो अफवाह सुने थे इस कुएं के बारे में बिल्कुल सत्य है। ये औरत नहीं, एक चुड़ैल है और जिसके बारे में वो सुन चुके थे बहुत पहले। दादाजी हमेशा बजरंगबली का पूजा करते थे, बजरंगबली का भक्त थे और उनको सब कुछ याद आ चुका था कि अब क्या करना है। और वो कहने लगे धमकाते हुए उस चुड़ैल को कि देख, तू नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं बजरंगबली का भक्त हूं। अगर तू मेरे पास में आने की कोशिश भी करेगी ना तो तू जल के भस्म हो जाएगी। ये देख मेरे गले में, ये देख बजरंगबली का ये लॉकेट, चांदी का लॉकेट जिसमें बजरंगबली का देख फोटो लगा हुआ है और ये पवित्र है, सिद्ध किया हुआ है। ऐसे नहीं हम लोग रातों में भटकते रहते हैं कि तेरे जैसे चुड़ैल आकर के और हमें पकड़ करके मारते हैं। अब दादाजी गुस्से में आए हुए थे और वो चुड़ैल वाकई उस लॉकेट को देख करके पीछे हट गए। लेकिन दूसरा पल ना जाने क्या हुआ, वो दादाजी पर झपट पड़ी थी। और जैसे ही झपटी दादाजी पर, दादाजी ने उसको एक हाथ से पकड़ लिया और जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, वो औरत चुड़ैल जो सुंदर रूप धारण करके आई थी, और वो चिल्लाने लगी जोर जोर से, जैसे उसका किसी ने जलते हुए अंगारे पर हाथ रख दिया हो। वो ऐसे ही तड़प रही थी और वो मेरे दादाजी से कह रही थी कि तुम हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मैं मर जाऊंगी, जल जाऊंगी, तुम छोड़ दो मुझे, मैं अब जा रही हूं, दोबारा इसके पास नहीं आऊंगी, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे जाने दो। दादाजी अब वो चुड़ैल का हाथ छोड़ दिए हड़बड़ा करके और वो चुड़ैल सीधा वहां से कुएं में छलांग लगा दिया था। एक पानी का छपाक की जोरदार आवाज आई और फिर कुछ देर तक तो पानी का आवाज धीरे धीरे आती रही और फिर शांत हो गया था।
अब दादाजी अपने दोस्त परशुराम की तरफ मुड़े जो जमीन पर गिरे हुए थे। अब उनको होश में लाने लगे। बजरंगबली का ही शक्ति था कि परशुराम जी होश में आ गए थे। अब फिर दादाजी उनको डांटने लगे। अब फिर हाथ पकड़ करके बैलगाड़ी के पास में ले आए। अब फिर समझाने लगे कि तुम क्यों गए थे अकेले उस कुएं पर, तुम मुझे जगा देते, लेकिन तुम तो अपनी पहलवानी में थे कि मैं सबसे बड़ा पहलवान हूं। देख लिया ना, अगर मैं सही टाइम पर नहीं पहुंचता कुएं के पास में तो तुम्हारा लाश कुएं में तैरता हुआ मिलता सुबह में। अब जो दादाजी के दोस्त थे परशुराम जी बहुत डर गए थे और वो कहने लगे दादाजी से कि मैं तो बस देखने गया था कि आखिर वो औरत कौन है। मैं आपको इसलिए नहीं जगाया कि आप गहरी नींद में थे। अब मैं सोचा कि मैं जाकर के देख लूंगा क्यों रो रही है। जब मैं वो पूरी कहानी बताने लगे दादाजी की कैसे कैसे क्या हुआ था, और वो कहने लगे जैसे ही वो औरत खड़ी हुई और उनकी आंखों में देखने लगी तो ऐसा लगा कि जैसे बिजली का झटका उनके शरीर में लगा हो और वो उनका पूरा शरीर कांप गया था। और इसके बाद तो वो अपना होश जैसे खो ही बैठे थे। कुछ भी याद नहीं था। याद आया जब आपने उठाया, होश में लाया। अब दादाजी कहने लगे देख भाई परशुराम, जो हम लोगों ने अफवाह सुनी थी उस चुड़ैल की कि इस कुएं के अंदर में रहती है और अमावस को और पूर्णमासी को रात को निकल करके वो मुंडेर पर बैठकर रोती है, ना जाने कौन है ये, लेकिन ये अफवाह बिल्कुल नहीं था, ये सच था। जरूर ये अफवाह किसी ने देखा होगा, किसी ने उसका सामना किया होगा और तभी ये बात फैली होगी। अफवाह ऐसे नहीं फैलती, ये बिल्कुल सत्य था। आखिरकार अब दादाजी और परशुराम जी वहाँ से अपनी बैलगाड़ी लेकर के चल पड़े थे। उसी रात में चांदनी रात थी और आराम से अपने घर पहुँच गए थे। इसके बाद में दादाजी या परशुराम जी के ऊपर में ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना कोई चुड़ैल का साया उनके ऊपर में आया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो हमें भेजे थे शिवराम जी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी आप प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।